अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। मावरा आइन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, मुल्की सालमियत के फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। पिछले एक साल से हट दर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, महकमा और इदारे मलिया मेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं है। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर है। हुकूमत सिर्फ अपनी पसंद के कवानीन पर अंगूठे लगा रही है। ये जो तल्ख बातें हैं ये आज पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान साहब ने की हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए मेरे ख्याल ये जो कंटेंट है बहुत है। इसके अलावा तरीक़े इंसाफ की जो अंदरूनी मीडिया जो बता रहा है, तरीक़े इंसाफ की सियासी कमेटी का फवाद चौधरी की दस्तराजी जो उन्होंने शुएब शाहीन साहब के साथ की थी, ये दोनों ही हमारे दोस्त हैं, उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद जो है वो उन्होंने मंजूर की है। फवाद चौधरी का जो इस वक्त तरीक़े इंसाफ के ख़िलाफ़ मुहाज़ है, इसके पीछे असल हकीकत क्या है ये बात करेंगे। और एक और जो है इम्पॉर्टेंट बात, उस पर डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि फैसल चौधरी का तो फवाद चौधरी के तर्ज़ अमल पर तशवीश का इज़हार भी किया, उनके भाई हैं, वकील भी हैं खान साहब के। और लेकिन फवाद चौधरी जिस जमात में ज़बरदस्ती रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको निकाल दिया था इमरान खान ने, अभी तक उनके बारे में जो है कुछ कंफर्म नहीं है कि उनको वापस लिया गया कि नहीं लिया गया। अगर लिया गया होता तो ज़ाहिर है कि उसके मीडिया पे आ चुका होता। एनी हाउ, लेकिन वो मुसलसल इमरान खान साहब को अडयाला जेल में मिलने जा रहे हैं। तो जिस जमात में वो रहना चाहते हैं उसके ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं, ये शकूक और शुबात जो है ये पीटीआई के जो पुराने लोग हैं उनके पास मतलब वो शकूक और शुबात का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा एक लफ्ज़ी जंग जो ड्रामेबाजी जो डुगडुगी बजाई जाती है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जो कि इंतखाबी मुहिम से लेकर अभी तक जारी है, अभी भी लफ्ज़ी जंग जो है वो छिड़ी हुई है। उज़मा बुखारी जो अपने आप को अज़मा आप कहती हैं, उनके कुछ बयानात हैं, और उसके साथ शर्जील इनाम मेमन के हैं। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की उन्होंने शर्जील इनाम मेमन साहब ने, उन्होंने कहा जी हम मजबूरी में नून लीग के साथ हुकूमत में बैठे हैं, क्योंकि हमने उस वक़्त भी पीटीआई को कहा था कि वो हमारे साथ हुकूमत जो है बना लें। ये भी झूठ था, क्योंकि ये सेटअप ऐसे ही बना था, हाइब्रिड रजीम जो है इन दोनों के साथ ही आजमाए हुए जो लोग हैं उनके साथ ही बनना था, और इमरान खान ने इनसे हाथ नहीं मिलाया था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसका जो पॉलिटिकल सारी गेन्स हैं वो ज़ीरो हो जानी थी। जो 26-27 साल की वो बात करते थे अपनी सियासत का, वो ज़ीरो हो जानी थी, क्योंकि इनको वो करप्ट कहते थे। तो ज़ाहिर है कि इनसे हाथ नहीं मिलाया। ये डिस्कस करेंगे कि हुकूमत पंजाब और हुकूमत सिंध के वज़रा के दरमियान में लफ्ज़ी जंग की हकीकत क्या है, क्योंकि पंजाब में और सिंध में भी कॉस्मेटिक्स काम हो रहे हैं, ऑप्टिक्स पे काम हो रहा है, मीडिया को यूज़ किया जा रहा है। बज़ाहिर जो आम जो शहरी है, रियासत का आम बशिंदा है, उसकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, और मेरे ख़्याल में सब जो है ये कॉस्मेटिक्स काम हो रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि आज साबक वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जतोई, जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई साबक निगरान वज़ीर आज़म और साबक वज़ीर आला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई के साहबज़ादे हैं, उनको सिंध पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। इनका बहुत अरसे से आसिफ अली ज़रदारी के साथ जो है ज़मीनों के लेन देन पे जो फड्डा चला आ रहा था, बल्कि इनके बहुत सारी वीडियोज़ जो है वो गर्दिश भी करती रही, जिसमें उन्होंने कहा जी कि आसिफ अली ज़रदारी हमारी ज़मीनों पर कब्ज़े कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदारों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। तो आज उनको सिंध पुलिस ने पीपल्स पार्टी के एक कारकुन के कत्ल में गिरफ़्तार कर लिया है। बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि बहुत बड़े वडेरे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े जो ज़रूरी ज़मीन के होल्डर हैं वो जतोई फैमिली है। इन मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाऊँगा जो आज आखिर कब तक में मेरे साथ हैं। इनाम शेख साहब मेरे साथ हैं। शेख साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू। मुनीर भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब वेलकम टू द शो। और एम एस शाहीन साहब वेलकम टू द शो। आपसे शुरू करते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा जी मावरा इन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं,
बंद कमरों के फैसलों ने इस मुल्क को जो है तबाह व बर्बाद कर दिया है। मुल्क की सालमियत के फैसले भी बंद कमरों में किए जा रहे हैं, बल्कि ये जो है पार्लियामेंट में होने चाहिए। तो पार्लियामेंट की जो है उन्होंने इस वक्त जो हैसियत का है उसको भी चैलेंज कर लिया, हालांकि ही वो पार्लियामेंट में ही बोल रहे थे। आपका टेक इसके ऊपर जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मौका दिया इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने के लिए। जहाँ तक ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात हैं, इनका ताल्लुक अगर आप थोड़ा सा गहराई से देखें तो मौलाना साहब इस टाइम बिल्कुल ही आप समझ लीजिए कि KPK में भी और बलूचिस्तान में भी वो इरेलीवेंट हो चुके हैं। एक ज़माना था वो रेलिवेंट, 26वीं तरमीम के वक्त तो रेलिवेंट हो गए थे सर। वो रेलिवेंट सिर्फ उस वक्त होते हैं जिस वक्त एक मोरे की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। राइट। अब PTI ने वो जगह, वो गैप PTI ने फिल कर दिया हुआ है और उनको फिर वो जगह नहीं मिल रही जो वो चाह रहे थे। जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात थी कि मेरे भाई मिनिस्टर बन जाए, मेरी फैमिली मिनिस्टर बन जाए और मैं खुद सदर ममलिकत बन जाऊं, तो वो सारी चीज़ें तो उनके यहाँ हो नहीं पाई। अब आपने देखा बड़े अरसे से वो खामोश थे, उन्होंने कोशिश भी की। जो वो चाहते हैं कि जो चीज़ KP में हो जाए या जो चीज़ बलूचिस्तान में हो जाए, वो हो नहीं रही, क्योंकि हमारी फौज जो है वो नहीं करना चाहती जो मौलाना चाहते हैं। मौलाना जो जिस तरीके से चाह रहे थे वो मतलब वो पाकिस्तान के हक और मुफाद में नहीं था। तो अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब को याद आ रहा है कि ये KPK के अंदर ये हो रहा है और बलूचिस्तान में ये हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छा है कि मौलाना पहले ये सोचें कि उन जगहों पे उनकी सीटें क्यों ख़त्म हुई हैं, उनका उधर से बिल्कुल ही सफाया क्यों हो गया है। ये चीज़ें ज़्यादा कंसर्निंग है और ये चीज़ें उनको सोच लेनी चाहिए। जहाँ तक उनका ये कहना है कि जी पाकिस्तान के अंदर मावरा आइन चीज़ें बन रही हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, तो क्या 2022 में जब रजीम चेंज हुई थी तो वो मारवा आइन नहीं हुआ था? क्या इलेक्शन जो 90 दिन में होने थे नहीं हुए थे? उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब को याद नहीं आया था? क्या ख्वातीन की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को याद नहीं आया था ये सारा कुछ इकदाम हो रहे हैं? उन चीज़ों पर तो मौलाना साहब बिल्कुल खामोश रहे, बल्कि शेरो शक्कर रहे। और उस रजीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब तो चेयरमैन बने हुए थे, आपने उस वक्त देखा होगा। तो उस वक्त तो मौलाना साहब पूरे मजे ले रहे थे और पूरे अच्छे तरीके से उनको था। नहीं, उनका समधी गवर्नर था गुलाम। जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त तो ये खुद भी चेयरमैन बने थे ना PDM जो आपकी रजीम थी उसकी, PDM 1 की। तो बाद में मौलाना साहब को जब कोई चीज़ नहीं मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरे साथ हाथ हो गया, और वो अब ये सोचने पे मजबूर हैं कि मुझे किस तरीके से मैं दोबारा से रेलिवेंट हो जाऊं कि मुझे भी पूछो। वो बार बार ये कह रहे हैं मुझे पूछो, और वो उनको पूछने के लिए वो जाहिर है उनके पास ना वो नंबर है गुजरात जाते तो हैं पूछने उनको जी। सर वो जिस तरह जाते हैं वो बस आप कह लीजिए कि बस खैर सगाली के तौर पे जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है जी आप बड़ा अच्छे थे, बड़ा अच्छा आपने काम किया, और मजीद अगर फ्यूचर में अगर आपकी कोई ज़रूरत होगी तो हम देखेंगे। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो वो मतलब वो उस तरह इररेलेवेंट है। आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि KPK के अंदर और बलूचिस्तान में जिस जगह पे वो खुद पहले हर जगह पे तालिबान को सपोर्ट किया करते थे, वो तालिबान तक उनके अगेंस्ट हुए हुए हैं। तो मौलाना की वो बात अब वो नहीं रही जो पहले उनकी हुआ करती थी, जो वो माशाल्लाह कोशिश किया करते थे कि मुझे अच्छे तरीके से मिलें चीज़ें। मेरा ख्याल है कि अब उसके अंदर उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है और वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह मैं अपने आप को शो करूँ मियां नवाज शरीफ साहब के आगे कि मैं भी आपके राहों में पड़ा हुआ हूँ, मुझे भी कोई मौका दिया जाए, मुझे भी कोई काम दिया जाए। तो नवाज शरीफ साहब तो खुद अपनी आबाई सीट से हार गए सर। वो बेशक हार गए हैं लेकिन मियाँ साहब अभी भी रेलिवेंट हैं। मियाँ साहब आप मरियम की बात कर लें या शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें तो मियाँ साहब का रेलिवेंस तो है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। बड़ी साहब, उनके मावरा आइन पॉलिसियाँ बंद कमरों में बनाई जा रही हैं, मुल्की सालमियत के जो फैसले हैं बंद कमरों में हो रहे हैं, और पिछले एक साल से हट दर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है। तमाम महकमे और इदारे मलिया मेट हो चुके हैं और बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से छुपी हुई नहीं है। ये वो पार्लियामेंट में ये बात कर रहे थे, साथ वो फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असम्बली में खूब गर्जे बर से उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और ये भी कहा कि यार हम भी हैं, कि बात उनकी सही है कि जब मौलाना साहब से कोई काम होता है तो कभी PTI पहुंच जाती है, कभी पीपल्स पार्टी पहुंच जाती है, कभी नून लीग। और मौलाना साहब बड़े बड़े शरीफ आदमी हैं बेचारे, तो कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, कोई सीट नहीं, कोई कुछ नहीं। देखो जी, कश्मीर हाउस पे वो जो उनके मिनिस्टर थे बड़ा कब्ज़ा किया हुआ था, कश्मीर उसको संभाल कर रखा हुआ था और वो चाहते थे कि ये कम से कम ये तो खाली ना हो।
तो वो भी कुछ दोस्तों ने उनके साथ ज़्यादती की और वो घर भी छुड़वा लिया और वजारतें वारतें भी गई। अब उन्हें कोई सीट मिली है, वो बेचारे कभी कभी आते हैं असम्बली में अपनी भड़ास निकालते हैं, तो दुख तो होता है ना जी, जब वो बुरे वक्त में इनका साथ देते हैं नून लीग का जब या अवाम PTI ने का मुस्तरद कर दिया तो फिर दुख क्या। या तो भी 17 सीटों वाले जो हुकूमत में उनके साथ हाथ पहले मिला लेते हैं ना, मिलाया नहीं था इन्होंने, PDM में तो इकट्ठे थे। इकट्ठे थे, यही तो उन्होंने दुख है ना जी, वो हमेशा बुरे वक्त में इन्हें सपोर्ट करते हैं। तो अब उन पे वक्त ऐसा आ गया है कि उनकी शराफत बिल्कुल ही इनका दुख भी जवेद लतीफ़ से लहदा नहीं है। हाँ जी, इनका दुख भी जवेद लतीफ़ वाला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा लगता है। तो मौलाना साहब कोशिश कर रहे हैं कि बताने की, वो जैसे बंदा पीछे पीछे बैठा होता है तो पीछे वो घूँ घूँ करके बताता है कि भाई मैं भी हूँ। तो फजल रहमान साहब ने ये कहा है आज कि भी ऐसा हो रहा है, बंद कमरों में फैसले हो रहे हैं, तो भई आप अपना कोई रिएक्शन दो। आप अगर असम्बली में नहीं समझते कि ये असम्बली से नहीं काम कर रही, मैं समझता हूँ कोई भी अगर ये कहता है कि ये असम्बली गलत है, झूठी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उसको असम्बली में जाना चाहिए, रिजाइन कर दे। अच्छा रिज़ाइन करके अपने घर 2022 में रिज़ाइन किया तो था, क्या किया उन्होंने, 2 साल असम्बली अधूरी असम्बली के साथ सब कुछ करवा भी लिया, असम्बली चला ली। हाँ जी, बड़ा दुख होता है जब मौलाना साहब के बगैर असम्बली चलती है तो आवाम भी परेशान होती है, क्योंकि आवाम की मोहब्बतें बहुत है मियाँ इनके साथ, मौलाना साहब के साथ। अभी तो उनका भाई हल्के से हार के इनको पशीन से तो जितवाया गया, कौमी असम्बली के मेंबर तो हैं वो। नहीं हैं तो इसीलिए तो वो बोलते हैं ना सर। मैं कहता हूँ कि वो मौलाना साहब बड़े बड़े बेडों पे बैठ के, जनाब सोफ़ों पे बैठ के जब मुलाकातें करते हैं तो वो नज़र आते हैं, सभी लोग उनके पास जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब जब अपनी डिमांड रखते हैं तो सारे पीछे हो जाते हैं। सारे तो मौलाना साहब को दुख तो है ना। शाहीन साहब, मावरा आइन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं, मुल्की सालमियत के फैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल से हट दर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है, तमाम महकमे और इदारे मलिया मेट किए जा चुके हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रिट नहीं है और शाम के बाद थाने अंदर से ताले लगाकर बंद कर दिए जाते हैं, ये भी कहना था उनका। जी आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अशरफ अली खान साहब, ये एक अटल हकीकत है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेट पावर से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक उनके आज के खिताब की बात है, जो कुछ भी आपने अपने इंट्रो में कहा, मेरा भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ हो सकता है। मुनीर भाई ने बात की, शेख साहब ने बात की, सारी बातें अपनी जगह बजा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है उसमें से कोई एक बात भी गलत नहीं की। मावरा आइन भी काम हो रहे हैं, बंद कमरों में फैसले भी हो रहे हैं। उन्होंने 1 साल कहकर अपने उस किरदार को माइनस करने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि PDM 1 और PDM 2 में भी वही हो रहा था जो आज हो रहा है, जिसका बाकायदा तौर पे और बेकायदा तौर पे ये पार्ट एंड पार्सल थे। अब यहाँ तक ताल्लुक है कि उनके बयान का असर होना है या नहीं होना है। वो अपना रेट लगवा रहे हैं, अपना शेयर मांग रहे हैं, या वाक़यातन वो अवाम और मुल्क के लिए परेशान है। इस की बाबत अगर साबिका उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आज के दिन तक उन्होंने एंड पर आकर नमाज हमेशा तोड़ी है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब उनके पास भी ऑप्शंस खत्म हो चुकी हैं। क्यों? इसलिए उन्हें नजर आ रहा है कि उनकी बका जो है, अगर पॉलिटिकली हवाले से देखा जाए तो वो किसी तौर पर भी मौजूदा सेटअप में नहीं है। अगर मैं, जैसा कि उनके बारे में एक तासुर है कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़े जीरक हैं, बड़े गाग हैं, और इस 1 साल को माइनस करके इसमें भी उनको प्रॉपर कई बार टिश्यू की तरह यूज किया गया और वो यूज हुए। उसमें उन्होंने क्या गेन किया, क्या नहीं गेन किया, मैं ये समझता हूं कि गेन किए बिना उन्होंने कोई भी जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा। थोड़ा ज्यादा इस पे बात हो सकती है। तो फिर तरीके इंसाफ उनको अपना मतलब अलाय बनाने के लिए क्यों मतलब मरी जा रही है,
जबकि वो कोई वाज़ेह ऐलान भी नहीं कर रहे हैं। काशिफ अली खान साहब, दो बातें होती हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो चैलेंज का सामना है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, चूंकि तमाम तर ताकतें यकसू होकर उनके खिलाफ खड़ी। ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ मिलाना या इस तरह कोई और भी सेटअप है, उनको साथ मिलाना एक नेचुरल फिनोमिना है और उनको मिलाना चाहिए। ये मिले या ना मिले, लेकिन कल कलां पीटीआई ने किसी भी लेवल पे इनको इस हवाले से ये बात कहने के काबिल नहीं छोड़ना कि हमने आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाया था। हम चाहते थे, जैसे शर्जीला नाम मेमन ने आज बात करते हुए कहा, हमने तो पीपल्स पार्टी को कहा था, हमने पीटीआई को कहा था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, बादले नखास्ता। हम आईनी ओहदे भी इंजॉय कर रहे हैं और हम नून लीग के साथ भी नहीं हैं। लेकिन शाहीन साहब 26वीं आईनी तरमीम पे ज़्यादा जोर जो लगाया वो बिलावल जरदारी ने लगाया, फिर वो किस मुंह से आज ये बात करते हैं? मैं वो यस कह रहा हूँ ना, उनका मुंह तो वही है बिलावल जरदारी भुट्टो वाला। वो बिलावल जरदारी भुट्टो वाला मुंह है, जिसकी सेल्फी की भी बड़ी जो है वो दास्तानें मशहूर हैं। काशिफ अली खान साहब, यही तो अलमिया है कि वो कहते हैं ना कि वो अपनी हाजिरी को मज़ीद मैच्योर करने के लिए कि मुझसे बेहतर आपका बेहतरीन ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता, आप मुझे आजमा कर देखें। मैं शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा बड़ा यस बॉस भी हूँ और मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर सकता हूँ आपको। ये उनकी सारी अच्छा, ये माजी में ये बात तो देखें, ये बात तो जो अमेरिकन कोंडोलीज़ा राइस को मौलाना फजलुर रहमान भी को 20-25 साल पहले कह चुके हैं। यही बात ये ऑफर करवा चुके हैं कि हमारे ऊपर दस्ते शफकत रखें, हम जो हैं बड़े ताबेदार होंगे। मैं तो अर्ज करता हूँ, जी, गुजारिश ये है, ताबेदारी वाली बात तो ये है कि ये तो कशकोल लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। इनकी प्रायोरिटी अवाम और पाकिस्तान तो है ही नहीं। राइट, मैं तो इस पे दलील के साथ बात करता हूं कि आज के दिन तक तो फिर आप समझते हैं कि जो ये जो निशानदेही उन्होंने की है, ये सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए, इसके पीछे कुछ नहीं है? मैं ये समझता हूं, अगर पॉलिटिकल गेन के लिए भी की है तो उन्होंने निशानदेही बहरहाल दुरुस्त की है। राइट, उनका मौक़िफ़ 100% दुरुस्त है। शेख साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि जी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल किसी से ढकी छुपी नहीं है, और साथ उन्होंने कहा जी कोई रिट नहीं है इन दोनों सूबों में, और ये भी कहा कि जी शाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से हिस्सों में थानों के अंदर से ताले लग जाते हैं और इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है। आपका टेक इसके ऊपर? काशिफ भाई देखिए, क्योंकि एज फार एज आई नो, इन दोनों सूबों में फौज जो है शहादतें भी करवा रही है और बरसरे पैकार भी है। काशिफ भाई हालात को अगर आप तकाबली जायजा लें तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि पाकिस्तान से इस टाइम एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है इन दो सूबों में, और जो हमारा दुश्मन है वो हमसे कई गुना ज़्यादा सरमाया भी रखता है और ताकत भी रखता है। उसके बावजूद हमारी अफवाज, जैसा कि आपने अभी कहा, हमारी अफवाज कुर्बानियाँ भी दे रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रही हैं कि अपना इलाका क्लियर करवाएं। फिर भी कई जगहों पे आके कुछ ऐसे लोग हैं शरपसंद, आपकी पूरी शर्ट पे कहीं एक जगह पे दाग लग जाए ऐसे लगता है जैसे पूरी शर्ट ख़राब है। तो ऐसे वो चंद अनासिर हैं जिनकी वजह से ऐसे लग रहा है ये मुल्क के अंदर के जैसे लाकानूनियत है। लेकिन ओवरऑल जो है हमारी, आप फौज को देखें तो उसकी कुर्बानियों की बड़ी लाजवाल दास्तानें हैं। अगर ऐसा ही मामला है तो फिर क्या वजह है कि अभी बलूचिस्तान के अंदर ट्रेन तो अब भी चल रही है, KPK के अंदर भी ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, हर चीज़ चल रही है। इसका मतलब है किसी ने सिक्योरिटी दी हुई है तो काम चल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। एक और चीज़ जो चंद एक जगहों पे है, जिस तरह वादी तीरा है, उसके चंद एक इलाकों के अंदर है, उन इलाकों के अंदर भी हमारी फौज ने पूरी कोशिश कर रही है कि हम इंशाल्लाह उसको भी काबू कर लेंगे। शेख साहब, शरपसंदों का इन इलाकों में या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में घुस जाना, आप नहीं समझते कि ये सिक्योरिटी लैब्स है इदारों की, जिसमें पुलिस भी आती है, सिविलियन लॉ इन्फोर्सिंग भी आते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस भी आती हैं, मुकामी हुकूमतें भी आती हैं, तो ये आप नहीं समझते कि उनकी नाकामी है? और दूसरा इसका जो ले लीजिए हिस्सा कि आज भी जो है माहिदीन से और अफ़गानियों से कुछ मुज़ाकरात जो है KPK हुकूमत कर रही है, वहाँ के उनके जो वज़ीर आला हैं, और उन्होंने ज़ोर दिया है कि जो मरकज़ी हुकूमत भी जो अफ़गान हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात करें। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी काशिफ भाई, हमारी जो आप कह लीजिए एजेंसीज़ हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये उनकी नाकामी है।
इस वक्त नेज तक ये हालात पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल उनकी नाकामी है और उसी वजह से हम लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं। मैं क्योंकि इसके ऊपर कुछ आर्टिकल्स भी लिख चुका हुआ हूँ, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जितनी भी कुर्बानियाँ जा रही हैं वो जाएगा नहीं जाएंगी। और जहाँ तक बात है अफगानिस्तान के साथ तो हम हर तरह के तरीके से मिलना चाह रहे हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, हमने आपको उस वक्त सपोर्ट किया था जब दुनिया ने नहीं किया था। आज भी हमारे पास आपके इतने अफगान महाजरीन है, शायद पूरे यूरोप के अंदर इतने महाजिर नहीं है जितने अफगान महाजरीन पाकिस्तान जिनको पाल रहे हैं। ये भी कहना चाहिए ना कि हमने सपोर्ट किया था और आपने 1947 में हमें अपोज किया था। जी बिल्कुल ऐसा है, इन्होंने अपोज किया था। बल्कि अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं ना, ड्यूरेंट लाइन को वो कबूल ही नहीं करते, वो कहते हैं नहीं इसको हम कबूल नहीं करते। हालांकि ये बाकायदा 1923 के अंदर ये अमानुल्लाह खान की तरफ से साइन डॉक्यूमेंट है ये ड्यूरेंट लाइन। उन्होंने अंग्रेज के साथ बैठ के साइन किया था कि ये लाइन है, इसके पार हम अफगानिस्तान होगा और बाकी ये रियासत होगी। लेकिन अब मामला ऑप्शंस तो दो ही है ना जी, मुज़ाकरात या फिर जंग। जी बिल्कुल सर, कोशिश ये होती है कि पहले मुज़ाकरात से बात चली जाए, ना हो फिर जंग। ये तो देखिए इस्लाम में भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत सारी गज़वा में हिस्सा लिया, क्योंकि जब कोई काफिर नहीं मानता या कोई दूसरी पार्टी नहीं मानती तो टेबल पे लाने के लिए भी आपको फिर उसको। शेख साहब, आप नहीं समझते कि इस वक्त के जो अफगान तालिबान हैं, जो रजीम अब बैठा हुआ है, दैट इज पावर्ड बाय यूएसए, और अभी उनको सपोर्ट जो है चाइनीज सपोर्ट भी सी पैक के तनाजर में बहुत ज्यादा मिल चुकी है। सर आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी मुल्क आजकल के दौर में पैसे के बगैर कैसे चल पाएगा? नहीं चल पा सकता। बिजली नहीं चल सकती, ट्रक ट्रॉली नहीं चल सकते, सड़कें नहीं बन सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनको सरमाया मिल रहा है। अगर वो सरमाया मिल रहा है तो इसका मतलब सरमाया देने वाला मुल्क जो है वो सबके सामने, वो किसी 4 दहाइयों की जो तबाही है वो रिकवर हो रही है। आप ये भी तो देखें ना जी। अब ये सर एक जरा बहुत तेजी से, क्योंकि कितना डेवलपमेंट पे लग रहा है और कितना वैसे जा रहा है, ये चीजें क्वेश्चन। लेकिन इवन देन डेवलपमेंट तो हो रही है ना शेख। जी डेवलपमेंट चाइनीज कर रहे हैं और चाइनीज उसके ऊपर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। चाइनीज उनको कोई लोन नहीं दे रहे, जिस तरह पाकिस्तान को लोन दिया था, उधर वो फ्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो अमेरिका पैसा दे रहा है वो आपको पता है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत चल रहा है, जिसके ऊपर अफगान गवर्नमेंट चल रही है, तालिबान गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन अब IS खोरसान वो आप देख रहे हैं वो बहुत सारे अटैक कर रहे हैं तालिबान पे, और तालिबान के कई लीडरों को उन्होंने मारा है। तो ये चीज बड़ी अलार्मिंग है। खतरनाक बात अफगानिस्तान की ये वार लॉर्ड्स है ना जी, आपको पता है कितनी दहाइयों से हमारी हुकूमतें भी उनको यूज करती नहीं। सर ये ऐसा खुरासान जो है ना, ये सारे गल्फ से आई है, ये सारे ना उधर से आए हैं, और ये एक नया ट्रेंड चला है कि ये आप देखेंगे कि अभी तालिबान के लिए भी काफी प्रॉब्लम हुई है उधर। राइट। बड़ी साहब, ये कैसे देखते हैं कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो सिचुएशन है वो अनफॉर्चुनेटली बड़ी ख़राब है। रोज़ हम देखते हैं कि जो है हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवान जो हैं शहीद होते हैं, और ज़ाहिर है कि मतलब उनके जो दूसरी तरफ से रेजिलियंट लोग हैं उनको ज़ाहिर है ख्वारिज ये कहते हैं, हमारी हुकूमतें कहती हैं, ये हमारी मुसल्लह अफवाज कहती हैं, उनकी हलाकतें भी होती हैं। लेकिन उस तनाज़र में आप देखें तो अमन नहीं हो रहा है, इधर सूरत हाल ख़तरनाक है। तो इसमें को आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा तो हमारा जो इंडिया तो है ही, अफ़गानिस्तान से जो है इंटरफेरेंस होती है, वहीं से असला आता है, वहीं से जो है बदअमनी फैलाई जाती है। ये आज की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 दहाइयों से है ये। तो इसके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए, आर्म फोर्सेस को क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बलूचिस्तान में अवारान और तुर्बत और ये जो इलाके हैं वहाँ पे काजा साहब आप कभी जाएं तो विज़िट करें, वहाँ पे मिलों के हिसाब से आबादी खोली। वहाँ पे छोटे छोटे झुंड हैं अपना खजूरों के, वहाँ पे थोड़ी सी आबादी बनी हुई है। कोई किसी जगह पे सारा मिट्टी के सारे पहाड़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह लेने में आसानी होती है। और वो वैसे भी बलूचिस्तान के कुछ लोग, ज़्यादा तो नहीं मैं कहता, मकरान की पट्टी बहुत अच्छी है, 1 साल मैंने वहाँ पे गुजारा है, तो मकरान की पट्टी बहुत अच्छी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं BLA वाले जो अभी तक नफ़रत करते हैं पंजाबियों से, ये बात हकीकत है, और वो किसी सूरत भी पंजाबियों को बर्दाश्त नहीं करते। और इस तरह अगर जिस तरह आप बात की अब अफ़गानिस्तान की, बड़ी साहब उनके एहसास महरूमी का जो सारा मलबा है वो पंजाबी पे क्यों डाल दिया जाता है? इसलिए डाल दिया जाता है कि मैं 2001 में ग्वादर में था जी जी, तो ग्वादर में TV पे दिखाया जाता है जी बड़ी तरक्की होगी, ये हो गया वो हो गया। तो ग्वादर एक छोटा सा पिंड है
हमारा पिंड भी जो है ना पंजाब का उससे अच्छा है, ये मैं बताऊँ। डेवलपमेंट तो अभी तक नहीं हुई वहाँ। डेवलपमेंट नहीं है। 2001 में कच्ची नालियाँ थी। मस्कत वाली एक जो वहाँ पे थी कि डिस्पेंसरी थी, मस्कत गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई थी वो कच्ची थी। कच्चे ज़्यादातर मकानात हैं वहाँ पे, तो एहसास महरूमी तो बलूचिस्तान में है। अब ये हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि वो बलूचिस्तान वाले लोग हमारे भाई हैं, उनके साथ तावन करना चाहिए। वहाँ पे अभी तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है बलूचिस्तान में। ये हर दौर में हम सुनते हैं, गवादर में पीपल्स पार्टी भी जब आई थी तो बलूचिस्तान के लिए इतने फंड, नवाज शरीफ भी नारे लगाता रहा सारी उम्र। देखें नहीं देखें, लेकिन बलूचिस्तान के आम अवाम जो हैं वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो तो उन तक कभी पहुंचे ही नहीं है। देखें जी, बात यह है कि 2001 में वहाँ पे ग्वादर में एक जलसा हुआ था। वहाँ पे एक हमारा आईबी का इंस्पेक्टर था, कराची से गया हुआ, उसे बहुत मार पड़ी थी। उसका सेट सिर्फ जो ना बाकी टाकी सेट वो ऑन था, और उस पर वो कॉल आ गई तो उन्हें पता चल गया कि ये मतलब एजेंसी का आदमी है। उन्होंने उनको बहुत मारा। ये नहीं सोचा कि ये सिंधी है, पंजाबी है, कौन है। वो बहुत बुरी हालत करते हैं। उनके लीडरान उन्हें यही कहते हैं कि हमारे साथ पंजाब वाले, इस्लामाबाद वाले बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। वहाँ पे सर कोई कुछ नहीं। वहाँ पे ये नवाज शरीफ साहब गए थे, इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे स्कूल बनाएंगे ये वो, तो वो कहते थे कि मड़ा हमने स्कूल क्या करना है, हमने तो माही पकड़नी है, हमें तो कश्तियाँ दें, हमारा स्कूल में क्या काम। तो हम कश्तियाँ भी नहीं दे सके उन्हें, कुछ भी नहीं दे सके। जी शहीन साहब, आप क्या समझते हैं ये सूरत हाल जो है इस वक्त ख़राब है? इसमें एक और फैक्टर ऐड कर लीजिए कि ये दोनों जो सूबे हैं ये बड़े ज़रखेज़ हैं, मिनरल्स हैं इधर, और कुदरती मादनियात हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ वहाँ पे क्यों हो रहा है? तो इसमें लैब्स किस किस का है? और आम आवाम जो हैं, जैसे भी BLA की बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग हैं, तो लेकिन ये उनको उकसाया किसने है? ये सरदारी निज़ाम इसका ज़िम्मेदार है या मुख्तलिफ तमाम हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं इसकी? जी देखें काशिफ खान साहब, बात यह है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को ही हम ले लेते हैं तो इन दोनों सूबों में भी एक तन्योर ऐसा बहरतौर है जिसको क्रेडिट देना बनता है कि जिस दौर में सबसे ज़्यादा बादमनी हुई, सबसे कम जो है बम धमाके हुए, सबसे कम जो है वो इस हवाले से इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी? कोई भी चैलेंज जब बनता है तो चैलेंज का हल कभी भी ताकत से नहीं हल होता, वो मुज़ाकरात से होता है। और मुज़ाकरात भी टेबल पर बैठकर होते हैं, दबाने से नहीं होते। जब आप किसी भी मजलूम को, किसी भी एहसास महरूमी में मुब्तला तबके को दबाने की कोशिश करते हैं, जितनी शिद्दत से दबाने की कोशिश करते हैं उतनी वो शिद्दत से उभरता है। और उसी का ही शाखसाना है जिसमें आम आप अलमिया ये है, जुल्म ये है कि अगर वो बलूचिस्तान का कोई बंदा है वो मार रहा है किसी को तो आम पंजाबी मार रहा है। जिस पंजाबी का इस बदअमनी में, उनके एहसास महरूमी में कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं, जिनका अमल दखल है वो हुकूमत है और यकीनी तौर पे ज़िम्मेदार है, और वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जिनका वहाँ पे अमल दखल है। उनके किरदार को किसी भी लेवल पे आप माइनस नहीं कर सकते, और उनके किरदार को जब तक कि आप उनकी हैसियत को मान नहीं लेते और उनके जायज़ मुतालबात का प्रॉपर हल अमली तौर पे नहीं दे देते। बलोची आम इंसान की बात करें ना हम, बलोची आम या KPK के जो मतलब, मैं वो ये कह रहा हूँ ना, देखें सबसे बड़ा जुल्म तो ये है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बाकी तो सारी बातें एक साइड पे रख दें। अभी जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, एक मैं मिसाल देता हूँ बलूचिस्तान की। आदिल बाज़ई जो है वो कह रहा है कि भाई मैं मुनीर भट्टी साहब के साथ हूँ, मैंने शेख अनाम साहब को ज्वाइन नहीं किया। शेख अनाम साहब साबित करने के लिए तुले हुए हैं और हमारा फरसुदा निज़ाम शेख अनाम साहब के साथ है, और फिर वो आखिरी फोरम पे जाके उसको उसका राइट मिलता है। तो जब आप अवाम की ख्वाहिशात को इस तरह दबाएंगे, दौस से, दांधली से, ताकत के जोम में, तो फिर मुझे बताएं एहसास महरूमी नहीं होगी। तो एक छोटी सी मिसाल आदिल बाज़ई की आप बात कर रहे हैं,
वो तो कोयटा की जो अर्बन सीट से था ना। मैं अर्ज करूं, क्या कोयटा में धमाके नहीं होते हैं? भाई देखें, हम वकील हैं, हमारी वकला कम्युनिटी की एक मेजर चलो पोर्शन जो है इसी तरह की दहशतगर्दी में हल्की शहीद हो गया है। जरा मुख्तसर साहब बता दीजिए शेख साहब, ये जो बलूचिस्तान और KPK, आप समझते हैं कि अगर वहाँ के आम आवाम मतलब लाइक वाइज इसी तरह चारों सूबों के, अगर इनका मैंडेट जो है बिल्कुल जेन्युइन जो मैंडेट है, अगर उसको ऑनर किया जाए, उसको बलडोज ना किया जाए, तो कोई बेहतरी आ सकती है जी? काशिफ भाई, पहले तो हमें ये रियलाइज़ करना है कि बलूचिस्तान और KPK दोनों के मुख्तलिफ हालात हैं। बलूचिस्तान के अंदर सरदारों ने हमेशा लूट मार मचाई है। सरदार को पैसा मिल जाता था, सरदार के आगे कौन खड़ा हो सकता है? उनको मतलब उस इलाके के अंदर जो भी उनके आगे खड़ा होता था, अच्छा, यहाँ तो बुक्ती उसको खा मरवा भी देता। रहा, बरामदा बुक्ती जाके बाहर बैठा हुआ, वो वहां सर, से मतलब बाकी मरी है, मरी कबीला है, बुक्ती कबीला है, ये मतलब किसी को खड़ा ही नहीं होने अब देते यार मरी जो था जी। अब ये जब किसी को खड़ा ही नहीं होने देते तो आम बलोची जो है बड़ी गुर्बत के अंदर है, और वो पंजाबियों को नहीं मारता या वो सिंधी को नहीं मारता, ये तो वो कर रहे हैं और उनके इमा पे कर रहे हैं जो उनके सरदार कहते हैं। वरना अदरवाइज आप देखिए, मतलब आम बलोची को तो इससे कोई गर्ज ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उधर काम क्या हो रहा है? कोयले की कानें हैं, या फिर उसके अंदर काम उनका क्या है? छोटी मोटी तजारत है। वो बेचारा तो अपनी रोजी रोटी के लिए लगा हुआ है। अब आपका क्या ख्याल है कि वो आम आदमी उठ के क्या कत्ल कर रहा है? नहीं, वो तो कभी भी नहीं कर रहा। सारी आंखों ने देखा कि एक वो आपके सरदार साहब ने अपनी लैंड क्रूजर के नीचे पुलिस वाले को दे दिया, और क्या हो गया हमारा? मतलब आपने निज़ामे अरे हाँ हो गया, वो बिल्कुल ठीक कह तो रहे हैं ये जी। मतलब रूल ऑफ लॉ की डायनामिक्स बात डिफरेंट है है बड़े। पर साहब मुख्तसर से जवाब दीजिए, ये मैंडेट जो है पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अब तो हम जिस मुल्क में भी देते हैं, देख रहे हैं, बांग्लादेश को ले लीजिए, फिनलैंड को ले लीजिए, और दूसरे ममालिक को, इवन यूक्रेन का जो 2014 का इलेक्शन था उसकी भी बात कर लें, तो यही बात सामने आती है कि मैंडेट जो असल आवाम का है वो उसको ऑनर नहीं किया जाता, उसको बुलडोज कर दिया जाता है। तो इन दोनों सूबों में जो इस वक्त इंसर्जेंसी है, इसका कोई ताल्लुक जो है मैंडेट से, कि अवाम का जो रियल मैंडेट है, चूजन रिप्रेजेंटेशन अगर ऊपर आ जाए कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट में, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? अवाम के नुमाइंदे जेन्युइन। देखें जी, जहाँ तक मैंडेट की बात है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो रो रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा में हमें जो सीटें थी वो मैंडेट हमें मिला था, हमारा चरचरा लिया क्या? झूठ बोलते हैं, पशीन से उनको जिताया भी तो गया है। इसमें मैं एक ये बात नहीं करते आप। वो शरीफ आदमी है, इसमें ना कोई तो बात मानो। मंदिर भाई आपकी इजाजत से, आज भी मैं कहीं देख रहा था, सुन रहा था, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि हमारा ओपन चैलेंज है, 3 हल्के हम कहते हैं पंजाब के खोल दें, आप हमारे 20 हल्के कहते हैं हम खोल देते हैं, हम भी फार्म 45 ले आते हैं, फार्म 47 ले आते हैं। आप सिर्फ 3 हल्के, मरियम साहबा, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लाहौर वाला, इन 3 हल्कों के फार्म 45 47 ले आए, ओपन प्रोग्राम में ले आए, और कोई जवाब नहीं था जो नून लीग का नुमाइंदा था। वो जनाब उन्होंने खोलने होते तो 1 साल ना गुजरता। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, बच्चों वाली बात करते हैं जी। बड़ी साहब देखें जी, ये हल क्या है? हाँ जी, हाल यही है कि मैं कहता हूँ कि जो बंदा जिस इलाके से हो, जिस बंदे को वोट डाले वही वोट उसका निकले, तो फिर मजे वाली बात है। क्योंकि वो जिस अपने पसंदीदा बंदे को वो वोट देता है, उसी को वोट मिले, तो अच्छा, वही अगर वो उसकी आवाज़ पसंदीदा है। बंदे को यरगमाल बनाया हुआ है उनको, उन नहीं, सरदारों ने अगर यरगमाल पसंदीदा बंदे को वोट दे और वो बाद में ऐलान कर दे रैदगी का पाकिस्तान से, फिर शऊर दिया आपने वहाँ पे उनको, आपकी हुकूमतों ने? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लोग बड़े वफादार लोग हैं, और वो जितने हम वफादार समझते हैं पंजाब वाले, इससे ज़्यादा वफादार लोग हैं। आम लोग जो है चंद के लोगों की बात नहीं करता, जो सरदार हैं। चलें आगे चलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मुझे बताइएगा बड़ी साहब कि ये जो तरीके इंसाफ की सियासी कमेटी ने फवाद चौधरी के दस्तदराजी जो उन्होंने किया है शुएब सईद साहब के साथ, उसके ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, इसकी क्या वैल्यू है? और वफाद चौधरी का तरीफ़े इंसाफ के ख़िलाफ़ ये जो मुहाज़ है, इसके असल हकीकत क्या है ये बताइएगा, क्योंकि इनके भाई फैसल चौधरी ने भी कंडेम किया है कि जो कुछ इस वक्त बयानबाजी फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को जो हवा इस वक्त हुई है, उस हवा को बढ़ाने में पीटीआई का अपना किरदार है। अच्छा, अगर वो फवाद चौधरी का पीटीआई से तल्लक नहीं है तो इमरान खान साहब या कोई सीनियर जो उनका कमांड है वो कहे कि हमारा इनके साथ कोई तल्लक नहीं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात वो की। सिर्फ
बात यह है कि अब वो अदालतों में जाते हैं, जेल में जाते हैं, वो को अक्यूज़ हैं इमरान खान साहब के, उनकी बात होती है, इमरान खान साहब उसको झंडी करा दें और बोले जी अब आप हमारी शहीन पार्टी साहब के बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है बड़ी साहब ने सर कि एक जाहिर है कि उसको ऑन भी नहीं करते, डिस ऑन भी नहीं आप लोग कर रहे इमरान खान साहब, और फिर वो इस किस्म की जो आज महाज रही है और जिस किस्म की वो बयानात दे रहे हैं, उन्होंने तो आपके सलमान अकरम राजा साहब, उसके बाद वो जो आपके शेख शहीन साहब और अशरफ शेख को तो थप्पड़ ही मार दिया काशिफ ना। खान साहब, बात ये है, दो पहलू हैं इसके। एक पहलू है जो उनका एक्ट है, मॉरली देखें, सोशली देखें, कोई भी जी शोर उसे कतई तौर पे अप्रिशिएट नहीं करेगा। नहीं, जो- उनको आदत है, चलो उन्होंने मैं वो उसको भी देखें ना, मारा था एक थप्पड़ बंदे ना, को गंदी आदत है लुकमान साहब। वो बशर लुकमान को। देखें वही अब मैं अर्ज कर रहा हूं ना, तो इसको कतई तौर पे अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। नहीं, वो तो कोई शोएब शहीन साहब लॉजिक एक था ना, इसके seasoned, खिलाफ गंदी उसने एक वीडियो बनाई अच्छे थी। कानूनदान भी हैं और एक अच्छे सच्चे और सुच्चे पाकिस्तानी भी। एक पहलू तो ये हो गया। अब आगे अगला पहलू देखें, इस वक्त जो ज़ाहरी तौर पे हिरारकी है वो है पॉलिटिकल कमेटी, जिसके फैसले को ही हम सेकंड करेंगे। मैं तो उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं हूँ। जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन का सोर्स है सोशल मीडिया या मीडिया, मेरे पास भी वही सोर्स है। इमरान खान साहब की डायरेक्ट अप्रोच आज के दिन तक ना तो डायरेक्ट मीडिया तक है, एक कंट्रोल्ड मीडिया है जो कभी कभार पेशी वाले दिन जाता है और जो वो बात करते हैं उसमें से जो बात वो बताना चाहते हैं बता देते हैं, वरना नहीं बताते। अगर इमरान खान साहब डिसऑन या ऑन करने की बात करते हैं हम, तो मैं समझता हूँ इससे इसका उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता पॉलिटिकल कमेटी ने क्लियर कट उसके खिलाफ करारदाद भी मूव की है और क्लियर कट कहा है कि ये वो बंदा है जिसने उस वक्त पीटीआई की पीठ में छुरा घोंपा जब लोग जुल्म बर्बरियत यही का तो मैं सामना आपसे कर रहे हैं। पूछूं कि फिर इमरान खान साहब इनसे मुलाकातें क्यों कर रहे हैं? भाई इमरान खान साहब कौन कह रहा है काशिफ अली खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं? ये तो इन्फॉर्मेशन है ना। नहीं, मुझे पता है कि मुलाकातें तो मेरी हुई। सुन लेना, ये ऐसे ही आपको पता है। जैसे आज एक दोस्त मेरा कह रहा था कि इमरान खान साहब को जो है वो 22 मरले के जो है वो लग्जरी जो है वो पोर्शन में रखा गया है। ये वो भी तो फिर मरियम आपको पता नवाज होगा। कह रही होंगी, उन्होंने कहा कि जी हमें नहीं, 2 एसी लगाए जो मैं मर्जी वो खाएं। 22 मरले के लग्जरी जो है वो अपार्टमेंट में रखा गया इमरान खान का, जैसे उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है, फिर ऐसे ही आप राइट, आपका ठीक आ गया। शेख साहब क्विकली बता दीजिए, फवाद चौधरी जिस जमात में रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं आपको पता है, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल ये है कि इनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया था काफ़ी इलेक्शन से भी पहले, और इन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि ये असल हकीकत क्या है? उसी के खिलाफ वो बोल रहे हैं? क्या हम बाकी तमाम उनकी जो लीडरशिप है उसको गलत समझ लें और सिर्फ एक शख्स जो है जिसका सका भाई उसको कंडेम कर रहा है उसके बयानात को, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वही ठीक है? सर मेरी दानिश में इमरान खान साहब को जो पिछला टेन्योर था उनका, उसमें फवाद चौधरी साहब बहुत करीब थे जी, बहुत करीब। और फवाद चौधरी साहब अब भी यही समझते हैं कि वो इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। खान साहब की एक आपका बड़ी अच्छी- analysis क्या है? खान साहब की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो किसी को भी इनकार नहीं करते। माशाल्लाह। तो वो कहते हैं ठीक है फवाद चौधरी अगर कुछ कर रहा है तो ये भी करता रहे, अगर वो हमारी कमेटी कुछ कर रही है तो वो भी करती रहे। मुझे ये लगता है कि फवाद चौधरी साहब को यकीनी तौर पे खान साहब की आशीर्वाद है, अदरवाइज वो ये काम ना कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है पार्टी का कि इनको निकाल दिया गया, वो आपको पता है निकालना रखना वो फिर आना जाना, तो वो खान साहब पीटीआई है ही। खान साहब जिस दिन खान साहब ने कहा कि नहीं फवाद चौधरी पार्ट होगा टीम का, उस दिन वो पार्ट हो जाएगा, अनाउंस हो जाएगा। अभी वो अंदर हैं जेल में, अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। डॉक्टर साहब, ये तो हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जमातों का अलमिया है कि एक ही लीडर की होती है पार्टी, भुट्टो की भी पार्टी थी, उसके बाद खत्म हो गई। अब तो ये एस्टेब्लिशमेंट की ये टीम है ना जी। सर ऐसा ही होता है ना फिर। अब जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमने उसी को गुजारा करना है ना, उसी के मुताबिक चलना है। हम वो भारत वाली पार्टी कर नहीं सकते, तो हमें तो जाहिर है इसी में रहना है। राइट। बड़ी साहब, जिस पार्टी में वो रहना चाह रहे हैं उनकी तमाम लीडरशिप के खिलाफ वो बोल रहे हैं, क्या ये असल माजरा क्या है? ये तो ढूंढें ज़रा। सर जी, मैंने आपको बताया कि वो पहली बात ये कि फवाद चौधरी साहब ने माशाल्लाह बहुत सारी पार्टियां देखी हैं। नहीं, लेकिन अब तो काफ़ी सालों से इधर ही है ना। नहीं, अभी वो गए थे बेचारे कि किसी ने घास नहीं डाला ना, तो फिर बेचारे वापस आ गए। आपको पता है कि वो मुझे कह रहे थे जी मैं खुद निकला है, मैं तो वीडियो भी ऐसे नहीं बना नहीं रहा था। नहीं, उधर मैंने खुद वहाँ पे तस्वीरें देखी। वो मतलब अजलास में कोने में बैठे हुए थे फवाद चौधरी तरीन साहब की पार्टी। तरीन साहब की पार्टी में गए तो थे ना जी, ऐसी बात नहीं। इन्होंने
मैं समझता हूँ कि वो तो पार्टी गर्क हो गई जी। वो पीपल्स वो पार्टी हो गई। जिस जगह पे फवाद चौधरी साहब कदम रखते हैं माशाल्लाह फिर ऐसा ही होता है। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने पीटीआई को बहुत नुकसान पहुँचाया, ये शहीन साहब माने या ना माने। फवाद चौधरी साहब ने ऐसे ऐसे बयान दिए जैसे दूसरे लोगों की हक तलफी हुई। शहीन साहब एक अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं, अच्छा माइंड है उनका, अच्छी बात करते हैं। उनके साथ ये जो ज़्यादती हुई, अब बात यह है कि पीटीआई में बन गए हैं तो छोटे छोटे धड़े, ये बात मानने वाली बात है। बात यह है कि एक फवाद चौधरी है, वो आईनी कमेटी ने उन्हें कहा कि नहीं जी हमारा इनके साथ कोई तल्लुक नहीं, कंडेम किया है। तो मैं वही बात आ गई कि इमरान खान साहब को एक बयान दे दें। अब ये क्या बात हुई कि ये नाबली अच्छा, एक बंदा ही घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर, अच्छा, कभी उसके घरे पड़ रहा है, सुन कभी लीजिए, फैसल वाडा कह रहे हैं जी ये मरवत जो है मेरी पार्टी का बंदा है। मरवत तो साहब फिर को तो फवाद चौधरी भी उनकी पार्टी का ही बंदा जी। मरवत साहब को तो बुला लिया गया जी, नहीं अपना बुला तो लिया है हाँ जी। लेकिन पार्टी से तो एक्सपेल कर दिया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात जो है, आप अपना टेक दे दीजिए। फैसल वाडा साहब ने कही है कि वो मेरी पार्टी का बंदा है, फैसल उनकी वाडा- पार्टी का सबको पता है। फैसल वाडा साहब बड़े दूरंदेश आदमी हैं जी। शेख साहब, हाँ, फैसल वाडा का जो बयान है, बुजुर्ग आदमी है जी। उन्होंने कहा जी फैसल मरवत वाडा भी साहब। मेरी पार्टी का है, तो ये फिर अपने फवाद चौधरी फवाद चौधरी साहब किधर गए? तो फिर वो अपने उनकी पार्टी है कौन उधर सी? के सर ये तो हर एक को पता है। वाडा साहब की पार्टी है कौन सी? शहीन साहब, नहीं सर वो खान साहब स्ट्रॉन्ग बात पार्टी ये है, जाने दिया। काशिफ खान साहब, इस हद तक मैं थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अगर फवाद चौधरी साहब को इमरान खान साहब की आशीर्वाद हासिल हो ना, तो ऐसी बोंगियां ना मारी। लेकिन Frustration देखिए ना मैं हो। आपसे तो चाहिए इख्तिलाफ ना। करूंगा इसके उन्होंने- ऊपर। मेरी यार सुन लें, रोके इमरान, तो मैं अपनी राय दे रहा हूँ। जी जी, देखिए गुजारिश ये है, जो कुछ कंट्रोल्ड बाहर आता है उस बात की बुनियाद पर हम कतई नहीं कह सकते कि उसको आशीर्वाद हासिल है। जिन पर खान साहब एतबार और एतमाद कर रहे हैं या जिनको अपना स्पोक्समैन उन्होंने डिक्लेयर किया है, उनके नज़दीक फवाद साहब की अब वो हैसियत है कि वो बेचारे यकीनी तौर पे अपनी जगह ढूंढते फिर रहे हैं, उनको कहीं जगह नहीं मिली। यहाँ तक बात है फैसल बोडा साहब के बयान की, तो फैसल बोडा साहब को वोट देने वालों से पूछना चाहिए कि जिन्होंने सेंटर बनवाया है कि अगर वो उनकी पार्टी के नहीं थे तो वो किस पार्टी के थे। बाकी उनकी बात ठीक ये है, तो खैर शेर अफजल मरवत साहब उन्हीं की पार्टी के थे, तो वो पहुंची वहीं पे खाक यहाँ का खमीर था। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा डिफर करूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन इमरान खान साहब को इस वक्त बड़ा क्लियर कट जो है, एक तरफ तो इमरान खान साहब का स्टांस है कि 26वीं आईनी तरमीम में जो लोग गायब थे उनको जो है पार्टी से एक्सपेल किया जाए। कितने सारे सेनेटर्स और MNAs हैं। दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स फवाद चौधरी, आल्दो कि वो इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आपको भी पता है, लेकिन वो जो एक दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर चुका था, आज उसको फिर वो क्यों अपने करीब ला रहे हैं ताकि शोएब शहीन जैसे शरीफ आदमी को थप्पड़ भी मरवा रहे हैं। देखिए मैं अर्ज करूं काशिफ अली खान साहब, मैं फिर बात को रिपीट करूंगा, ये मेरा और आपका मौकफ है। अब देखें काशिफ अली खान साहब ये बात 12 दफा कह चुके हैं कि जिनकी लिस्ट मैं भिजवाता हूं उन्हें नहीं भिजवाया जाता मुलाकात के लिए। मैं खुद इस बात का यानी शाहिद भी हूं और हमारे 2-3 बार दोस्तों ने कोशिश भी की है, आगे अंदर से खान साहब ने उन नामों को भेजा भी है, लेकिन उन्होंने अप्रूव नहीं किया। उनका एक तर्जुमान है ना जी, वो अलाउ करता अब है ये ना। बात ठीक है कि फवाद चौधरी साहब उन्हीं के ही मुझे लगता है पेरोल पर हैं, जो जब चाहते हैं जहां चाहते हैं उनकी मुलाकात करवा देते हैं, जब चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं दरवाजे बंद कर देते हैं, जब चाहते हैं अदालत खोल लेते हैं, जब चाहते हैं रात के 2 बजे भी अदालत ओपन कर देते हैं। मुझे शेख साहब बताइएगा कि इस वक्त इमरान खान ज़ाहिर है बहुत प्रॉब्लम में है, उनका राब्ता नहीं है, मीडिया से भी राब्ता नहीं है, अपनी पार्टी के तमाम लीडरशिप से भी नहीं है, लेकिन कुछ उनकी इंस्ट्रक्शंस तो पहुंचती हैं ना जी। आप क्या समझते हैं कि जिस किस्म की ख़राबी इस वक्त कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब या मरवत जो है, आप नहीं समझते कि बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए उनकी तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से? क्योंकि मेरे ख्याल में अब लूज़ करने के लिए इमरान खान के पास तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने लूज़ करना है। सर मुरव्वत साहब का केस डिफरेंट है। फवाद चौधरी साहब को अब मुझे लगता है खान साहब अपने साथ ही रखेंगे, और मुझे ये लगता है कि जब भी हुकूमत बनेगी या अपोजिशन में बैठेंगे तो खान साहब फवाद चौधरी साहब, क्योंकि फवाद चौधरी साहब उनको मशवरे दिया करते थे और वो कीमती मशवरे थे, और फिर खान साहब उन पर अमल भी किया करते थे। तो मेरा ख्याल है कि मैं अब आपको क्या कहूँ कि क्या मशवरे देते थे। बहरहाल इमरान खान साहब बहुत बेहतर समझते हैं और वो उन्होंने आखिर उन पे अमल भी किया। और इमरान खान साहब ने मेरे सामने कहा था, जब मैंने उन्हें कहा था कि आपकी नाकामी ये कि 3.5 साल में आप अपनी मीडिया टीम नहीं बना सके, मीडिया वॉर्स हैं, तो उन्होंने इशारा किया था यहाँ ज़मान पाक में
फवाद चौधरी साहब की तरफ से, इन्होंने नहीं किया। तो फिर सर दोनों फवाद चौधरी को उसके बाद भी उन्होंने नहीं ना हटाया, फिर भी फवाद चौधरी को रखा, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई वजह तो है। असल हकीकत नहीं बता रहे शेख साहब आप। नहीं, उनकी हकीकत यही है कि खान साहब चाहते हैं कि उनके पास हर किस्म की टीम अवेलेबल रहे, और खान साहब जितना आप समझ रहे हैं कि खान साहब मजबूर हैं, इतने मजबूर और लाचार नहीं है। खान साहब राइट पहुंचा सकते हैं पैगाम। बड़ी साहब, शर्जील इनाम मेमन कह रहा है कि जी हम मजबूरी में नून लीग की हुकूमत के साथ बैठे हैं, अदरवाइज तो हम कहीं और बैठना चाहते थे। इस बयान में कितनी हकीकत है? और ये जो आपस में ये गोला बारूद फेंकते हैं, जो डुगडुगी का एक तमाशा लगाया हुआ है, वैसे तो तमाम जमातों ने लगाया, लेकिन हुकूमत में साथ रह के फिर भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देते हैं PMLN और नून लीग। योर टेक? मैं जो समझता हूँ जी, शर्जील मेमन साहब ने जो बयान दिया वो सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। राइट। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नून लीग की हुकूमत अच्छी नहीं है तो एक नारा कर जाए ना, जो उन्होंने उहदे लिए हुए हैं सारे, वो उहदे लिए हुए वह छोड़ दे। तो अब एक दूसरे की लफ्जी जंग करके लोगों को क्या क्या दिखाना चाहते हैं, एक ही जगह पर बैठे होते हैं, एक ही जगह इनकी बात होती तो है। आवाम समझते नहीं है कि ये हमारे साथ हमें धोखा दे रहे हैं? बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। एक्चुअली पीपल्स पार्टी सर ये चाहती है कि पंजाब में आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो शिकस्त दे, नून लीग को सीटें ज़्यादा हासिल करें। नून लीग आप समझते हैं कि नून लीग तो पहले ही कोलैप्स कर गई, तो उनकी सीटें कहाँ से आनी पीपल्स पार्टी की? नहीं कोलैप्स तो नहीं कर के, कैसे ऐसी बात 17 सीटों के ऊपर आप गवर्नमेंट बना रहे हैं। वो है शहीन साहब, टाइम खत्म हो रहा, बस मुख्तसर जवाब दे दीजिए। इसमें काशिफ खान साहब मैं एक बात अर्ज करूंगा। लफ्जी जंग है कि बिल्कुल लफ्जी जंग है, ड्रामेबाजी है, अवाम की आंखों में धूल झोंकना है जो कि अब नहीं झोंकी जा सकती, अपना रेट बढ़ाना है। नाम मेमन नेक आदमी, शरीफ आदमी। जी बिल्कुल नेक आदमी है। देखें, वो इससे कह बड़ा रहे हैं, नेक आदमी और क्या होगा? वो कह रहे हैं कि हम तो इनके साथ बैठना नहीं चाहते थे। लेटे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शराब की बोतल बरामद करते हैं और लिबर्टी वाले कहते हैं चीफ साहब तुसी पागल हो गए हो, ये तिहाई शहद सी, इतना तो बड़ा शराफतदार और लंबरदार केड़ा हो सकता? वन लाइन आंसर दे दीजिए। साबिक वफाकी वजीर मुर्तज़ा जतोई को सिंध पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। ये वही हैं जो पिछले 2 साल से शोर मचा रहे थे, इनकी कुछ सुन नहीं रहा था। क्या आसिफ अली जरदारी जो हैं इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके रिश्तेदारों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। सर नहीं करना, गुलाम मुस्तफा जतोई के साहबजादे हैं। जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल कोई भी हो उसको नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए, और ये ज्यादती कर रहे हैं, कादावर शख्सियत जी ज्यादती कर रहे जी। बड़ी साहब, बिल्कुल जी, जतोई ख़ानदान का सिंध में बड़ा किरदार है, वो बड़े लैंडलॉर्ड आदमी हैं। तो ये इंतकामी के कार्रवाई भुट्टो के साथ ही सारे मुकाने हैं आसिफ अली जरदारी। पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। जी शहीन साहब। जी ये सिर्फ पीपल्स पार्टी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है और नून लीग जो है वो खैरात बांट रही है, गरीब की बात सुन रही है, गरीब के दुख दर्द बांट रही है। और जब कोई एहतजाज का ऐलान होता है तो दफ़ा 144 लगा के वो पूरे पाकिस्तान में जाहिर है जी, वो तो वो लगाएंगे, आवाम की हिफाजत करना होता है। और फिर सुबह से लेकर शाम तक बांसुरी बजाई जाती है कि इनका मैंडेट। राइट, थैंक यू वेरी मच जी, टाइम खत्म हो गया। व्यूअर्स, आप देख रहे थे आखिर कब तक। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी हमसे। एक तरफ हुकूमत जो है वो बहुत खुशी से कह रही है कि जी पाकिस्तान ऊपर बूस्ट कर रहा है, तरक्की कर रहा है। दूसरी तरफ एक अलार्मिंग जो स्टेटमेंट आई है चेयरमैन नैब की तरफ से, नज़ीर अहमद भट्ट साहब की तरफ से। उन्होंने कहा जी पिछले 25,000 ख़ानदान अपना सरमाया लेके नकल मकानी कर चुके हैं पाकिस्तान से। ये बहुत अलार्मिंग बात है। इस तनाज़र में हम समझते हैं, बल्कि मैं एज ए जर्नलिस्ट समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि 25,000 ख़ानदान अगर आप लगाएं तो मेरे ख्याल में वो ख़ानदान है जिनके पास इतना सरमाया था कि वो अपना सरमाया शिफ्ट करके किसी भी वेस्टर्न कंट्री या कहीं और नेशनलिटी जो है वो ले रहे हैं। तो ये अदम इत्तेमाद है हमारे जो मौजूदा सिस्टम है या पूरा निज़ाम है इसके ऊपर। ये बहुत अलार्मिंग बात है। इसलिए अवाम को डुगडुगी बचाने वालों से मतलब हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अवाम को असल सूरत हाल का जो है वो जो है वो बताइए और उनके लिए कुछ कीजिए। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।